इस जेट की वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी लोग तकनीकी के माध्यम से आप सभी से बात कर पा रहे हैं और आप जानते हैं कि वर्तमान में तकनीकी का युग है और कोविड के चलते हुए तकनीकी का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। इसके बिना काम नहीं चल सकता है। आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोगों ने 12th की परीक्षा जो है वो सरकार ने निर्णय लिया, उसके अनुसार जो है आपको मार्कशीट मिल जाएगी और आप 12th से आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको निर्धारित करना है कि आपको किस प्रकार के कोर्सेज में जाना है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स होम साइंस, फिशरीज, इनमें एडमिशन लेने के लिए सभी को जेट की परीक्षा देनी पड़ती है और जेट की परीक्षा देने के लिए आवश्यक है कि आप जेट की तैयारी करें, इसका फॉर्म भरें। वर्तमान में जो 21 जो जून है इसकी लास्ट डेट निर्धारित कर रखी है, तो आप फॉर्म जरूर भरें। ये अलग बात है कि आप फॉर्म भरने के बाद आगे क्या निर्णय लेते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि निर्णय हमेशा आप लेते हैं और निर्णय के अनुसार ही आपकी कई बातें आगे भविष्य में जीवन को आपको प्रभावित करेगी। और जब जेट की बात करते हैं तो फॉर्म भरने के बाद इसका जो सिलेबस है वो आप देखिए, आपने सबने देख लिया होगा। और जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहते हैं, आप सभी जानते हैं कि आपको जो बायोलॉजी के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, हॉर्टिकल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री जो पशुधन होता है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ साथ में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जानते हैं कि राजस्थान में खरीफ की क्रॉप भी होती है और रबी की क्रॉप भी होती है। खरीफ में बाजरा होता है, ज्वार, मूंग, मोठ, चावल, मूंगफली, सोयाबीन, गवार, ये सभी फसलें, कपास, ये सभी फसलें राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में बोई जाती है। इसी प्रकार से आप देखते हो तो रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, अलसी, जीरा, सौंफ, धनिया, मेथी, ये जो है फसलें बोई जाती है। आप जानते हैं कि राजस्थान जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बहुत आगे है, बहुत आगे है। और हम फूड प्रोडक्शन के हिसाब से भी देखें हैं तो बाजरा के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। पूरे भारत में बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो राजस्थान में होता है। इसी तरह से ग्वार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, राजस्थान में होता है। मोठ का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। इसी प्रकार से आप देखिए जीरा, धनिया, इसबगोल, इनमें भी जो राजस्थान सबसे प्रथम है पूरे भारत में। आप देखिए कि जब फसलों के बारे में पूछा जाता है तो मिट्टी की बात भी आती है। जब मिट्टी की बात आती है तो राजस्थान में भी और सभी जगह अल्कलाइन सॉइल भी होती है, लवणीय मिट्टी जिसको बोलते हैं, और अम्लीय मिट्टी भी होती है जिसको एसिडिक सॉइल्स बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि अल्कलाइन सॉइल होती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके लिए जिप्सम काम में लिया जाता है। आपने सेम की समस्या को भी सुना होगा। बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर के कुछ भाग हैं जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का पानी जाता है, वहाँ सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखते हैं कि जो कॉटन होता है, कॉटन जो बोया जाता है वो ज़्यादातर ब्लैक सॉइल में बोया जाता है। अब ब्लैक सॉइल की विशेषता ये होती है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ब्लैक सॉइल की बहुत ज़्यादा होती है और जब ये सूखती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाती है, इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं। तो कौन सी फसल किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी उपज होती है, इरिगेशन के साथ क्या संसाधन हैं, आप देखते हैं कि वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, कैनाल्स हैं, साथ साथ में टैंक्स हैं। उसके साथ साथ पानी की कमी को देखते हुए आप देखो पहले जो है ओपन चैनल से, धोरों से सिंचाई करते थे। अब उसके बाद जो स्प्रिंकलर भी बहुत बढ़ गए, खूब बढ़ गए स्प्रिंकलर। उसके भी आगे आप देखो तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बढ़ गया है, जिसको बूंद बूंद सिंचाई पद्धति बोलते हैं। सबसे पानी की बचत यदि होती है तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में होती है। सबसे ज़्यादा पानी की बचत इसी में होती है और इसका उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, मसाला फसलों की बात करते हैं, तो आपको ध्यान में होगा कि राजस्थान में तबीजी अजमेर में नेशनल लेवल का सीड स्पाइसेस का रिसर्च सेंटर है। इसी तरह से अरीड हॉर्टिकल्चर के ऊपर बीकानेर में रिसर्च सेंटर है। इसी तरह से काजरी का नाम सुना हो तो काजरी जोधपुर में है, सेंट्रल अरीड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि कई सालों से काम कर रही है। इसी तरह से हम एनिमल हस्बेंड्री में जाते हैं तो शीप और फूल के ऊपर CSWRI अविकानगर मालपुरा में जिला टोंक में पड़ता है,
जो कि शीप और वूल के ऊपर रिसर्च करती है। पूरे भारत का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंबिकानगर, जो मालपुरा जिला टोंक में पड़ता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि केमल के ऊपर भी बीकानेर में रिसर्च सेंटर है। अब हम पशुधन की बात करते हैं तो पशुधन की कई ब्रीड्स हैं, नस्लें जिसको बोलते हैं, गायें हैं। राजस्थान में बहुत सी ब्रीड्स हैं गाय की, बहुत फेमस ब्रीड्स हैं। थारपारकर, गिर, राठी, कांकरेज, मालवी, नागौरी, तो ये सब गायों की ब्रीड्स हैं। और कुछ एग्जोटिक ब्रीड्स भी हैं, सुना होगा आपने, जर्सी होती है, होल्स्टीन होती है। इसी प्रकार से यदि भैंसों के ऊपर जाते हैं तो मुर्रा, सुरती, ये जो है आपकी भैंसों की नस्लें हैं। इसी तरह से आपकी शीप की नस्लें हैं। इसी तरह से बकरी, तो बकरी में देखो आप सिरोही की ब्रीड के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। सिरोही ब्रीड बकरी की एक ऐसी ब्रीड है जो कि कई ज़्यादातर ट्विंस देती है, 2 बच्चे देती है। और सिरोही, पाली, राजसमंद, अजमेर, इन जिलों में खूब पाई जाती है और साल भर में 2 बार भी आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जेट में तैयारी करने के लिए आपको पहले तो मन में दृढ़ निश्चय करना है कि आप जेट की परीक्षा देना चाहते हैं। मन में यदि दृढ़ निश्चय कर लेते हो तो उसके बाद प्रयत्न भी करना है। यदि मन में दृढ़ निश्चय नहीं हुआ तो प्रयत्न नहीं होगा और आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत उत्सुकता होती है, जिज्ञासा, जिसको हम क्यूरियोसिटी भी बोलते हैं। छोटा बच्चा होता है, छोटे छोटे प्रश्न पूछता रहता है, माता से पूछता है, पिताजी से पूछता है, कोई भी परिवार में सदस्य होता है तो पूछता रहता है कि ये क्या चीज़ है, कैसे चलती है, ऐसा क्यों होता है। वैसी उत्सुकता आप में होनी चाहिए नई नई चीज़ को जानने की, आपके सिलेबस के अनुसार। आपको सिलेबस दे रखा है तो आपको बच्चे जैसी उत्सुकता रखनी है उसको समझने की, जानने की। मुश्किल कुछ नहीं है, असंभव नाम की वो चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। आप ज़्यादातर आप अपना भविष्य खुद निर्माण करने वाले हो, आप अपना भविष्य खुद निर्माण करने वाले हो। हकीकत है, आप में जितना पोटेंशियल है आगे बढ़ने का आपको भी मालूम नहीं होगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे को भी मालूम नहीं था कि मेरे में कितना पोटेंशियल है, उसका बहुत कम उपयोग कर पाए। लेकिन हम यदि दृढ़ निश्चय करते हैं, आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि मेरे को जेट 21 में अच्छे मार्क्स लाना है, तो करना क्या है, आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी चालू कीजिए। जिस भाग के जितने अंक ज़्यादा हैं उसको समय ज़्यादा दीजिए, जिस भाग के अंक कम हैं उसको उसी हिसाब से अनुपातिक रूप से उसको समय दीजिए। लेकिन हर टॉपिक को कवर करना है, चाहे उसका संक्षिप्त पढ़े, कम पढ़े, लेकिन कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। लेकिन ये पता नहीं होता है कि कौन सा प्रश्न किस टॉपिक से उठा लिया जाता है और वो परीक्षा में आ जाता है। तो आपको पहले तो ये बात याद रखने की है कि पूरा सिलेबस के हिसाब से आप कम पढ़िए, लेकिन पढ़िए अवश्य। पढ़ना मन लगा करके है, मन लगा करके पढ़ेंगे तो आप देखो आपको याद भी ज़्यादा रहेगा। फिर हमेशा कहता हूँ मैं, आप लिखने की आदत डालिए। पढ़ते समय कुछ बातें अपने हाथ से शॉर्ट नोट के रूप में एक कॉपी में लिखते रहिए। जैसे एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, तो इनकी जो है अलग अलग कॉपी बना दीजिए। और जब आप पढ़ते हैं तो इनके छोटे नोट्स अपने हाथ से संक्षेप में अवश्य लिखिए। उसका फायदा क्या है? बहुत फायदा है। जब परीक्षा पास में आ जाएगी तो आपको किताबों से रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इन नोट्स को आसानी से देख सकते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप भाग जो है कवर कर पाते हैं। और हमेशा याद रखिए, रिवीजन यदि आप समय पर कर पाते हैं तो आपकी मेमोरी बढ़ जाती है और आप प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। फिर एक बात अवश्य करिए कि आप अभ्यास करिए। प्रश्न पत्र यदि आप बनाए खुद या नहीं है तो कई टेस्ट सीरीज चलती है, कई लोग जो हैं टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी चल रही है, फिजिकल भी लेते रहते हैं। तो टेस्ट जरूर दीजिए, उससे अपने आप को परखने का मौका मिलता है कि आपका स्तर क्या है, बायोलॉजी में क्या स्तर है। जैसे हम क्रॉप्स में बीमारियों की बात करते हैं तो बाजरा में कौन सी बीमारी आती है, मूंगफली में कौन सी बीमारी आती है, क्या टमाटर में लीफ कर्ल वायरस आता है क्या, ठीक है। इसी प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो दूध है उसकी प्योरिटी किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से नापते हैं।
दूध में दो बातें मुख्य रूप से होती है, एक तो फैट होता है, दूसरा सॉलिड बट नॉट फैट, SNF जिसको बोलते हैं। फैट होता है और SNF होता है। तो फैट किसमें ज़्यादा होता है? जो देशी गाय का दूध होता है उसमें फैट ज़्यादा होगा, जो एक्जोटिक ब्रीड्स है गायों की उसमें फैट कम होता है। भैंस है तो भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होगा, गाय के दूध में रिलेटिवली कम होगा। फिर इसी प्रकार से इन जानवरों में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है? फूट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में जरूर सुना होगा आपने, FMD जिसको बोलते हैं। PPR सुना होगा, शीप और बकरी में PPR की बीमारी होती है, PPR का वैक्सीनेशन भी लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको छोटे छोटे नोट्स अपने हाथ से हर सब्जेक्ट के बढ़ाने और उनको एग्ज़ाम से पहले आपको समय के अनुसार उसको रिवीजन करना है। फिर एक बात हमने की कि आपको टेस्ट सीरीज जरूर देना है। खुद टेस्ट बनाइए या कोई न कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, उससे आपका जो लेवल है धीरे धीरे परखा जाएगा और परखने से आपकी जो कमजोरियां हैं वो सफलताओं की ओर बदलती जाएगी। जो चीज़ आपको नहीं आती है वो धीरे धीरे आने लग जाएगी। आपको लगेगा कि ये प्रश्न मैंने गलत किया, अब अगली बार मैं इसको सही करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। आप सब में बहुत पोटेंशियल है, बहुत है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी पारिवारिक परिस्थिति के हो, बैकग्राउंड के हो। यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया और सिस्टेमेटिक वे में सही गाइडेंस में यदि आप तैयारी करते हैं समय के अनुसार, तो आप निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं, निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, ये जो मेहनत है आप कभी बेकार नहीं जाने वाली है, ये आगे भी काम में आएगी। जब BSc एग्रीकल्चर कर रहे होंगे तो मान लो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट निकलेगी तो उसमें भी फॉर्म भरेंगे आप, तो उसमें भी इन बातों के ऊपर पूछा जाएगा। हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा पैसा कमाने वाले अब इस दुनिया में दिमाग वाले, अब नॉलेज इकोनॉमी बनती जा रही है। जिसके पास दिमाग है और सोचता है, ज्ञान है, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। लेकिन आप अपने आप को कभी ये मत कमज़ोर मत मानिए कि आपका जो इंटेलिजेंस लेवल कम है, ये कभी मत मानिए। हम दिमाग को जितना काम में लेंगे उतना ही ये शार्प होता जाएगा। आप जानते हो ना, कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी होती है तो ब्लंट हो जाती है, फिर उसको वापस शार्प करते हैं। आपने देखा होगा लकड़ी काटने के लिए सा होती है, जिसको हिंदी में करवत बोलते हैं। जब वो ब्लंट हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, शार्प करते हैं, ताकि वो लकड़ी को जल्दी काट सके। वही बात हमारे दिमाग पर लागू होती है। जितना हम इसको सही तरीके से काम में लेंगे, सही उद्देश्य के लिए काम में लेंगे, उतना ही हमारा दिमाग शार्प होता जाएगा, शार्प होता जाएगा। जो आप काम, कोई प्रश्न का उत्तर आप पहले मान लो आधा मिनट में कर पाते थे, उसके बाद आप जो है 2 सेकंड में उत्तर ढूंढ पाएंगे, 2 सेकंड में। क्योंकि कई बातें आपको ऐसी लॉजिक के हिसाब से जम जाएगी कि आप एकदम उत्तर प्राप्त करेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, कभी भी रटो मत। रटने से भूल जाते हैं, परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे थार पारकर ब्रीड है, तो राजस्थान में थार पारकर ब्रीड गाय की होती है और ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। थार पारकर एक जगह है जो अब पाकिस्तान में चली गई है। तो पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए जिले बाड़मेर है और जैसलमेर में, वहीं ये ब्रीड जो है गाय की थार पारकर ब्रीड पाई जाती है। वहाँ एक विशेषता और है, वहाँ पे सेवण घास बहुत होती है। जैसलमेर बाड़मेर में सेवण घास खूब होती है। ये जो थार पारकर ब्रीड की गाय खूब अच्छी चाव से थार पारकर ब्रीड जो है सेवण घास को खाती है और वहाँ की एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अच्छा दूध देती है। जब हम एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं तो पूरे राजस्थान में 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। कितने? 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, उसमें पूरा राजस्थान बटा हुआ है। उसी हिसाब से आप देखो, एग्रीकल्चर होती है, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स होती है, सीड स्पाइसेस की क्रॉप्स होती है, पशुधन की उसी हिसाब से पाला जाता है। आपने रचके का नाम सुना होगा, बरसिम का नाम सुना होगा। रचका जो है साल भर काटते रहते हैं। ऐसा रचका भी होता है जिसको अंग्रेजी में लूसर्न बोलते हैं, तो एक बार बोल दो तो 2 साल 3 साल तक चलता रहता है, हरी घास देता है। इस तरह से बरसिम भी होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो तैयारी करनी है, रटना नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से समझना है। जैसे मैंने आपको थार पारकर ब्रीड की गाय का उदाहरण दिया कि ये पश्चिमी राजस्थान में होती है और थार का मरुस्थल है, वहाँ पाई जाती है। थार पारकर, थार मरुस्थल से नाम है, थार मरुस्थल राजस्थान का जो मरुस्थल उसका नाम है, अपने आप लिंक हो गया, तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी। थार पारकर ब्रीड मीन्स थार के रेगिस्तान में, मीन्स जैसलमेर बाड़मेर, वहाँ पर पाई जाती है।
सिरोही ब्रीड जैसे बारे में बात की थी आपने, बकरी की ट्विंस देती है। तो ऐसे आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, धीरे 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 धीरे, और पढ़ते रहो। दृढ़ निश्चय आपने कर लिया और आप बराबर पढ़ो, डेली पढ़ो। आप कोई भी दिन ये मत समझिए कि आज दिन छोटा है या बड़ा है, आज पढ़ने का मूड नहीं है। मूड क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं आज पढ़ने का मूड नहीं है। मूड क्या होता है? मूड तो हम जैसा बनाते हैं वैसा बनता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, मूड हम जैसा बनाते हैं वैसा बनता है, ये दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरा मूड अच्छा है तो अच्छा बनेगा, और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा मूड आज खराब है, अच्छा नहीं है, तो नीचे चले जाओगे आप। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, हकीकत है ये। आप मन में यदि अपने आप को नीचा सोच लोगे, लक्ष्य को छोटा कर लोगे, तो छोटे ही बनोगे, जीवन में ऊपर नहीं जाओगे। मन में जो विचार है बड़े रखो, लक्ष्य को बड़ा रखो, और उसको प्राप्त करने के लिए उसमें जो प्रयत्न करो, बिल्कुल प्रयत्न में कमी मत जोड़ो, कमी मत छोड़ो, क्योंकि आप में वो शक्ति है, इतना पोटेंशियल है कि उसकी कल्पना आपको भी नहीं है, ये हकीकत है। तो कहने का आशा ये कि हम आप लोग में परीक्षा देने की बहुत क्षमता है। धीरे धीरे पढ़िए, सबको पढ़िए, समझिए। फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो जो समझता है उसको अवश्य पूछिए। नेवर गैस, ऑलवेज आस्क। अनुमान मत लगाइए कभी भी कि ये चीज़ ये हो सकती है, नहीं। उसको सही चीज़ पता करिए कि ये सही चीज़ क्या होती है, पता करिए बिल्कुल, ठीक है। जैसे कई बाजार की, गेहूँ की, जवार की, मूंगफली भी, कई सीड्स की वैरायटीज आती है। हर सीड की वैरायटी होती है, आपने सुना होगा। ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है, और सर्टिफाइड सीड होता है। ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। ये जो सर्टिफाइड सीड होता है वही किसान काम में लेता है, थैलियों में बंद होता है, इस पर एक टैग लगा होता है, उस पर नंबर होते हैं, सीरीज होती है, ये सर्टिफाइड सीड है, और किस एजेंसी ने इसको सर्टिफाई किया है। तो कहने का मतलब है कि आप हर चीज़ को नहीं आता है, तो हम सब यही सीखते हैं। कोई जन्म से सीख कर नहीं आता है, हम सब यही सीखते हैं, और आप लोग भी पढ़ रहे हो। तो पढ़ना नहीं है, सीखना है, याद रखना है। और याद रखने के लिए हमने क्या बताया? लिखिए। जहाँ डायग्राम बन सकता है डायग्राम बनाइए, जहाँ चित्र बन सकता है चित्र बनाइए, उसको लिखिए कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो आपको याददाश्त एकदम बढ़ेगी। आपको नोट्स बनाते समय गागर में सागर भरना है, मतलब कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखनी है। ये कला है, स्किल है, जो प्रैक्टिस से आती है। धीरे धीरे आप करेंगे तो आप में भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी धीरे धीरे इसमें पारंगत होते जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ इसमें कि यदि आप मेहनत करोगे तो कभी असफल नहीं होगे। आप ये मत सोचिए कभी कोविड-19 चल रहा है, सब परेशान है, कोविड-19 चलता रहेगा। सब सावधानियाँ पूरी रखिए, उससे निपटने के लिए पूरी सावधानी रखिए, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। हिम्मत मत हारिए। हम बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो कोविड-19 के रेफरेंस में हमारे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो बिहेवियर है कि हाथ धोना, मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब करते हुए आपको जो है अपने अध्ययन को जारी रखना है। और मैं वापस उसी बात को कहता हूँ कि हमें बच्चों जैसी उत्सुकता रखनी है, क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, और पढ़ने के लिए आपको एक पैशन रखना है कि मेरे को ये पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। और धीरे धीरे डेली अपना दिनचर्या बनाइए, और दिनचर्या के हिसाब से आप पढ़ते रहिए, और सही गाइडेंस लीजिए। सही गाइडेंस का क्या फ़ायदा? कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बिल्कुल सही चीज़ सीख पाएंगे। वो ये फ़ायदा होता है गाइडेंस का। सही गाइडेंस यदि मिल जाती है तो व्यक्ति का भविष्य बदल जाता है। ऐसे कई व्यक्ति हैं, उदाहरण है, जो दूसरों से संपर्क में आते हैं, सीखते हैं, और नई बातें सीख करके आगे बढ़ते हैं। तो जेट में आपको जो तैयारी करनी है उसके बारे में हमने कुछ बातें की। आज आगे भी और बात करेंगे, मिलते रहेंगे, हम आपसे बातें करेंगे। तो इसमें जेट की परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, और मन लगा के तैयारी करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। अर्थात कोई व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है, खाली इच्छा करता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, काम कुछ नहीं करता है काम कुछ नहीं करता है, सफल नहीं होगा, नहीं होगा सफल। उद्यम, परिश्रम,
वो परिश्रम जो सही डायरेक्शन का हो वो अवश्य सफलता दिलाता है। आगे सफलता मिलेगी या सफलता नहीं मिलेगी उसकी परवाह नहीं करनी अपन को, परिश्रम सही डायरेक्शन में अवश्य करना है। तो अंत में कोविड को देखते हुए मैं सभी को आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहते हुए इस जेट की परीक्षा के लिए अच्छी से तैयारी करें। जय हिंद, थैंक यू।